16 जुलाई साल 1945 सुबह के तकरीबन 5:30 बजे अमेरिका के स्टेट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक धमाका होता है। इंसानी हिस्ट्री में ये पहली दफा था जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इस धमाके को देखकर खुद ओपनहाइमर हैरान रह गए थे। इन्होंने इस धमाके का जो साइज एक्सपेक्ट किया था, इसका साइज उससे तकरीबन 50 गुना ज्यादा था। इस धमाके से इतनी हीट निकली थी कि वहां मौजूद स्टील का एक टावर इवेपोरेट हो गया। इस धमाके की शॉक वेव्स तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गईं और इस धमाके से निकला क्लाउड आसमान में तकरीबन 12 किलोमीटर तक ऊपर गया। इतनी ज्यादा तबाही देखकर ओपनहाइमर के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। लेकिन एक वक्त आया कि इसी एटॉमिक बम की वजह से ओपनहाइमर तबाही के दहाने पर खड़े हो गए। जिस शख्स की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीता था, उसी शख्स को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा क्यों कर दिया? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर 1904 में न्यूयॉर्क में एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए। ये बहुत ज़हीन थे और बचपन से ही इन्हें एक चाइल्ड जीनियस माना जाता था। छोटी सी उम्र में ही इन्हें मिनरोलॉजी की बहुत जानकारी हासिल थी, स्टडी ऑफ मिनरल्स की। इन्हें मिनरल्स की इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। साल 1922 में जब ये हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री को सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर लिया। ओपनहाइमर एक चेन स्मोकर थे और ये किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे। ये अपना ज्यादातर वक्त किताबों में गुजारते थे। अर्ली 1930s में जब जर्मनी में हिटलर का राइज देखने को मिलता है, हिटलर की वजह से बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन फोन नोएमान और ऐसे बहुत से बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं। सितंबर 1939 जब हिटलर पोलैंड को इन्वेड करता है तो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है। वॉर शुरू होने से तकरीबन 1 महीना पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने एक खत लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस खत में इन्होंने वार्निंग दी प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स पर तैयारी कर रहा है। हो सकता है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो जाए, इसलिए अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये खत पढ़ते ही प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी यूरेनियम पर। साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई जिनका काम था कि यूरेनियम को टेस्ट करना कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं या नहीं। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। होना तो ये चाहिए था कि ये प्रोजेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया जाता, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शक था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं उनके साथ धोखा ना कर दें। इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सरबराही ओपनहाइमर के हवाले की गई। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसे लॉस एलामोस कहा जाता है। 1945 में इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन $2 अरब खर्च किए गए। ये प्रोजेक्ट अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, हर एक को एक फेक नाम दिया गया था। प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का रियल नेम लीक हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इन वर्कर्स को अपनी फैमिली तक से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन भी बाहर लीक ना हो। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर काफी रिसर्च कर चुके थे। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इन्हें मिला लिया जाए तो यूरेनियम का टोटल मास सामने आता है जो कि 238 है। साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है। यूरेनियम 235 इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है, यानी अगर एक नए न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर इनसे निकले न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम 235 से कोलाइड करते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ये सारा प्रोसेस चंद सेकंड्स में हो जाता है और इसका रिजल्ट हमें एक धमाके की शक्ल में नजर आता है। यूरेनियम को एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल करने का एक नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और इसे हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही माइन कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने यूरेनियम के मुकाबले में एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट प्लूटोनियम 239 था। अमेरिका को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और दूसरी तरफ इन्हें ये खतरा था कि कहीं हिटलर ये बॉम्ब इनसे पहले ना बना ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था। जब इस एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया गया तो इसकी शिद्दत देखकर सारी दुनिया खौफजदा हो गई। खुद ओपनहाइमर भी इसकी तबाही देखकर हैरान रह गए। इसके इंसानियत पर क्या असरात हो सकते हैं ये जाने बगैर ही अमेरिका ने अगले ही महीने इस एटॉमिक बॉम्ब को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। इन दोनों हमलों में तकरीबन 2.5 लाख लोग जान गंवा बैठे। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर खात्मा हुआ वर्ल्ड वार 2 का। अमेरिका वर्ल्ड वार 2 ओपनहाइमर के बनाए हुए एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जीता। होना तो ये चाहिए था कि ओपनहाइमर को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता, लेकिन ओपनहाइमर ने शुरुआत में बहुत दुख का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे। ओपनहाइमर अमेरिका का एक कीमती असासा बन चुके थे क्योंकि अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत किसी और मुल्क तक भी पहुंचा सकते थे। इसलिए मुख्तलिफ एजेंसियों ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। 1949 अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। अमेरिका की टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से? सबका शक ओपनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी बीवी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज ताल्लुकात हुआ करते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान एक पर्दा डालने का फैसला किया। ओपनहाइमर अपने बयान पर डटे रहे कि उनका सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। किसी के पास ओपनहाइमर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके मुखालिफ आया। काफी साइंटिस्ट ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला ना था। अगले कुछ साल ओपनहाइमर ने अपनी लाइफ खामोशी से गुजारी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहे। तकरीबन 7 साल बाद 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपनहाइमर को फ्री ट्रायल का मौका दिया, लेकिन इस दफा ओपनहाइमर ने ट्रायल देने से इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि ओपनहाइमर बेकसूर हैं, इसलिए उन्होंने ओपनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होने का अवार्ड दिया। ओपनहाइमर को कैंसर हुआ और 1966 में उनकी डेथ हो गई। उनकी एशेज को एक बीच पर बहाया गया और उस बीच को ओपनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है।